Kindly wait for 2 or 3 minutes. सर आज ना मनीषा मैम क्लास में तो अवेलेबल है वैसे, बट शी विल नॉट बी एबल टू आंसर और समथिंग. आई थिंक शी इज अ पार्ट ऑफ सम वेडिंग और समथिंग, तो वो अवेलेबल नहीं रहेगी आज ना. Okay, no issue, no issue, no issue. तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लें सर. Kindly wait 2 or 3 minutes, please. डन सर, ठीक है. रिया मैम एंड मुकेश सर, आई वांट टू आस्क कि अगर एग्जाम होता है, सेशनल होता है, तो रहने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है एमएनयू में स्टे का हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल?
हेलो हेलो, यस सर। हाँ स्टार्ट कर लीजिए यस बेटा, सर। स्टार्ट कर लीजिए। कौन कौन एक्टिव है अभी? हेलो बोल देंगे, गुड मॉर्निंग बोलो या कुछ भी यस बोल दो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ यस। नीलम गोयल, ये नीलम क्या नाम है? कोई ऐसा ना हो ना कोई गलत क्लास में बैठ जाए कि उसको क्लास छूट जाए। नीलम, हु इज नीलम? नंदिनी गोयल, नॉट प्रेजेंट। रिया कपूर, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मनीषा, मनीषा तो अच्छा इनएक्टिव है। भावना मैम, ठीक है। ये नीलम पहले आते हैं क्लास में, बता सकते कोई? लास्ट संडे आए थे सर ये। अब ये भी नहीं पता ना, ये हमारे आपके बैच में रहे हैं ये? नहीं सर, फैब बैच में तो नहीं है। पुराने बैच में भी नहीं है सर ये तो फिर। इनको रिमूव कर देता हूं। कई बार ना दूसरे सेक्शन के, दूसरे सब्जेक्ट के आ जाते हैं गलती से। यस, स्टार्ट करें प्लीज। सर सर एक एक मिनट सेकंड पहले सर, मुझे सर एक चीज पूछना है। हम्म, हाँ जी सर, मुझे भी एक चीज पूछना है कि सर जैसे ना ये सेशनल्स होने हैं, तो वहां पे एमएमयू में रहने के लिए 2 दिन का प्रोविजन का कुछ है सर, हॉस्टल का, एग्जाम वाला पीएचडी स्कॉलर्स के लिए स्टे करने के लिए? एमएमयू में तो नहीं है, लेकिन आसपास बच्चे मिलके रह लेते हैं मौलाना बराड़ा में। मतलब वैसे हॉस्टल फैसिलिटी अगर पीएचडी स्कॉलर कोई आ रहा है एग्जाम के लिए तो उनके स्टे का कुछ प्रोविजन नहीं है मतलब? ना, ऐसा नहीं है कुछ भी प्रोविजन इनका ना। ओके, मतलब अगर कोई रहना चाहे पे करके भी विद इन कैंपस 1 और 2 डेज के लिए, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होगी? नहीं है, नहीं। ये नीलम दोबारा हेलो नीलम, हेलो हेलो नीलम, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, चलिए शुरू हो जाइए। भावना मैम, मैं अगर कोई ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा Yes, आपको प्लीज। ओके सर, श्योर सर। सर मैं ये कह रहा था इस टॉपिक में ना कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस रहेंगे, तो जैसे स्कॉलर्स अपने साथ कैलकुलेटर या कुछ रफ कॉपी लेके बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था इसमें ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं इस टॉपिक में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो साथ में कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तो और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे स्टूडेंट। अच्छा, हाँ, सभी कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठ जाएं। In case लैपटॉप से कनेक्टेड है तो प्लीज अपने नोट्स और कैलकुलेटर लैपटॉप पे भी ऑन कर सकते हैं। मोबाइल पे कैन कैलकुलेट। अच्छा अच्छा, इतना आप शुरू करते हैं ना, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, जो मैंने उसमें दिए हैं आपके सेशनल में, तो उसके बाद क्लास नहीं हो पाएगी ना उस बीच में। हेलो, नोट करेंगे प्लीज। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। फर्स्ट इज स्कोप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ scope, objectives and of financial management in modern business environment. In modern business थोड़ा सा environment. लाउडर बोलोगे सर? Scope, objectives of financial management in modern business environment. और इसी क्वेश्चन में है ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर। यस,
इसमें ऑब्जेक्टिव में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बता सकते हैं। Of objective of financial management in modern इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। interrelationship between फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। And how these disciplines support managerial decision making. How these disciplines support in managerial decision making. Next one. the एक second interrelationship between finance, economics and accounting, how these discipline courses in financial Disciplines support in managerial decision making. Next one. Meaning of portfolio management. आगे सर meaning of portfolio management, How investor can balance. how investors Can balance. the meaning of portfolio management, how investors can Mukesh sir, भावना मैम लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दोगे मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड हाउ इन्वेस्टर्स कैन हाउ इन्वेस्टर कैन बैलेंस नहीं लिखा है मैम मैंने, हाउ इन्वेस्टर कैन बैलेंस। आई थिंक सर का कॉल आ गया होगा तो मे बी ही इज इन होल्ड। नहीं, वो नीलम का कॉल आ गया था। हेलो, नीलम का कॉल आ यस गया सर। था। ओके तो ओके। अभी इसमें एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाउ इन्वेस्टर कैन बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। हाउ इन्वेस्टर्स कैन बैलेंस How investor can balance risk and return through diversification and assets allocation. सर रिस्क रिटर्न के बाद ये साथ ही है सर? हाँ, रिस्क एंड रिटर्न, हाँ इसी में ही है। थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटजीज लास्ट वन, मीनिंग ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नीलम, आप फाइनेंस के ग्रुप में हो बेटे? हाँ जी सर। अच्छा ठीक। हाँ जी। आप किसी स्टूडेंट के लिंक में हो इनमें से? नहीं सर।
आप इनमें से किसी स्टूडेंट के लिंक में हो ना, आपको MST 1 के क्वेश्चन पता लग जाएंगे। आपका भी है ना MST? हाँ जी सर। हाँ, तो ये सर बता लेकिन देंगे। मुझे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इस MST से रिलेटेड कुछ नहीं पता अभी कि है मेरा अभी नहीं, क्योंकि मेरा लेट हुआ ना एडमिशन, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अभी नहीं, पता नहीं। आप इनसे पूछ लेना जो ये नए आए हैं अभी। विशाल जी आए हैं, विशाल जी और भावना मैडम आए हैं नए। ओके तो सर। उनसे पूछ लेना आप, ठीक है? हाँ तो जी सर। सर ये पेपर का पैटर्न कैसे होगा MST का? कुछ नहीं है, बस 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको, न 3 क्वेश्चन करने होंगे। अच्छा उसके बाद बिहेवियर। सर, एक बार मैं सारे क्वेश्चंस रिपीट कर देती हूँ, आप एक बार सुन लोगे सर? मैडम पता क्या है, वो विशाल जी बेचारे अपना टॉपिक तैयार करे बैठे हैं, आप भी बैठे हो, मैं सोच रहा हूँ टाइम वेस्ट ना हो। वो तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बता दी है। ये आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखोगे, पास हो आप सारे MST में, कोई चिंता ना करो, मुझे ही करने हैं चेक। लिख देना बस सर आप आप कुछ तो नंबर। पास कर दोगे, बाकी सब्जेक्ट वाले तो नहीं करेंगे। हाँ, मैं अपने के लिख दे रहा हूँ ना, बस मैंने लिखवा दिया है, ये इतना तैयार कर लेना। क्योंकि वो मुझे लग रहा है, मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है, ये किस तरीके से टॉपिक कराएंगे आप दोनों। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं पूरा इन्वॉल्व रहूंगा 2 घंटे, ठीक है? 1.5 घंटा ही रह गया, अब तो कम ही टाइम रह गया। हेलो, अगला क्वेश्चन बोलूं एक और मैं? नहीं, यही था, बिहेवियरल फाइनेंस। और इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हेल्प करेंगे। हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड मार्केट बिहेवियर। हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड मार्केट बिहेवियर। सर दीज आर MST क्वेश्चंस। हाँ नीलम, आप बेटे इनसे पूछ लेना किसी से, अगर आपके MST है। हाँ मैम, विशाल जी, आप ना ये अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, मुझे टाइप करके थोड़ा करना पड़ेगा, तो कर दूंगी, थोड़ा लेट है ना, आज वो भेज दूंगी। मैं भी इसको टाइप करके नहीं भेज सकता आपको, क्योंकि ये MST के डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुझे ये है कि बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए इसमें, कोर्स वर्क में, इसलिए मैं बता ही देता हूँ भी ये टॉपिक डाले हैं मैंने। सर मैं ऐसा करूंगा, मैंने लिख लिए हैं, मैं रितु मैम को व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आगे इनको जिनको शेयर करना होगा ये कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच विशाल सर। इन्होंने टाइप किया है, मैंने देखा है, ठीक है? चलो, अभी आप लोग कर लो इसको, अभी शुरू कर देते हैं। चलो विशाल जी शुरू करें आप। मतलब बिल्कुल बेसिक से कराना सारा, चाहे आपके आज और नेक्स्ट सैटरडे संडे लग जाए। हाँ जी सर, इसमें टाइम लगेगा, काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है ना, तो स्टार्ट में हाँ, मैम ने करना और है, एक काम करना, इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ग्रुप में देना, क्वेश्चन डाल के, क्वेश्चन और आंसर भी सोल्व करने के लिए। सर मैंने इसी में लगाई हुई है स्लाइड्स प्रैक्टिस के लिए भी, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे लेक्चर्स में वो सामने आती रहेंगी वो। ठीक है, ठीक। ओके, अभी स्टार्टिंग मैम ने करनी है, मैम की है स्टार्टिंग की स्लाइड्स, तो वो करेंगे मैम। तो स्टार्ट कर लें सर? यस यस। So today's topic that we're going to cover could be the time value of money. We have tried majorly covering it up from the definition till what all the research topics that we will be able to, extract from this particular topic. So the first slide that we're going to show you could be on the definition. So when we talk about the definition of time value of money, it means that the money is available today is worth more than the same amount in the future due to its earning potential. A rupee today is worth more than a rupee tomorrow. If we are rooting it up into the two major key ideas, then it can be the opportunity cost as well as the inflation that will have an impact on it. When we talk about the opportunity cost, the money today can be invested to earn the returns. Whereas when we talk about the inflation, it reduces the future's purchasing power. यस, ये वाली स्लाइड मेरी है। तो जैसा मैम ने इसमें बताया है डेफिनेशन में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस दैट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर डे ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। तो इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। तो एक ये इलस्ट्रेशंस हैं 10,000 टुडे वर्सेस 10,000 आफ्टर 3 years. Suppose if I offer you 10,000 rupees today
or rupees 10,000 after 3 years, which one will you choose? Mostly everyone will say today. Reason, if you receive 10,000 rupees today and invest it at 10% annual interest, it will grow as year 1 10,000, मतलब हर साल इसमें 10% की इंक्रीमेंट होती रहेगी, और जो हमारा लास्ट में प्रिंसिपल एक्यूमुलेट होगा, जैसे ईयर फर्स्ट पे हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 10,000 एनुअल इंटरेस्ट लगने के बाद वो 11,000 का प्रिंसिपल अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उस पर अगेन 10% की इंक्रीमेंट होगी सिंपल एनुअल इंटरेस्ट की, तो वो 12,1100 हो जाएगा। ऐसे ही ईयर 3 में 12,100 में अगर हम 10% का इंक्रीमेंट लगाएंगे तो वो 13,310 रुपीज हो जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर ये हमारा जो अमाउंट है ये ग्रो करता रहेगा। इसलिए हम इसमें कहते हैं कि मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन अर्न इंटरेस्ट ओवर टाइम। जैसे जैसे हम इसको इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर द टाइम पीरियड ये हमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके ये हमारी फिगर इंक्रीज ही होनी है। तो एवरीबडी विल प्रेफर कि हमें जो है जो पैसा हमें मिल रहा है वो आज ही मिल जाए, बजाय कि उसको हम डिले करें। तो जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मनी टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न रिटर्न्स। तो ये हमने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको किया है। ओके Now, the next slide are the reason for preferences for the current money. Future uncertainties. The creditor may become insolvent or untraceable. The second one could be the preferences for the present conception. If the present money may be required for some specific purpose, like for buying a consumer durable or any other product, then that could be the case. The third one is the inflationary situation, where the money received today has a greater purchasing power. The fourth one is the reinvestment opportunity. That is, you can invest your current money to get further returns on the same. Yes, we have prepared illustration on reinvestment opportunities. Suppose a situation in which a firm is selling a machine for rupees 25,000. The buyer offers to pay either rupees 25,000 now or 25,000 after 1 year. The firm will prefer rupees 25,000 now because it can reinvest the amount at 10% per annum. If invested, rupees 25,000 will grow to rupees 27,500 after 1 year because of interest of rupees 2,500. However, if the firm waits for 1 year, it will receive only rupees 25,000 in cash. So it will lose its investment opportunities. Thus, the firm loses rupees 2,500 by waiting. This rupees 2,500 represents the time value of money. If the buyer instead offers rupees 27,500 after 1 year, the firm becomes indifferent because both options result in rupees 27,500 after 1 year. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक फर्म को ऑफर मिलता है कि आप 25,000 रुपीज अब ले लीजिए या 1 साल के बाद ले लीजिए, तो अगर तो वो कैश में ही दे रहे हैं हमारा जो देने वाला है पैसा, तो वो दोनों में उसको लॉस होगा फर्म को अगर वो 25,000 1 साल बाद लेंगे, क्योंकि वो अपनी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लूज कर जाएगा। इसलिए इस स्लाइड में ये समझाया गया कि री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के चलते हम मनी को करंट में ही प्रेफर करते हैं बजाय कि उसको डिले करने में। The uses of time value of money. The uses can be for the personal finance, corporate finance, banking, investment, or policy making. If we elaborate this further by giving you an example on what basis can we do it, then we talk about personal finance. It can be for your retirement planning, it can be for your savings, or it can be for the loan that you want to make a repayment. When we talk about the corporate finance, they can utilize it for their capital budgeting or project evaluation. When we talk from the banking point of view, it can be for loan amortization schedules or mortgage planning. When we talk about investments, it can be on the basis of stock valuations or bond pricing. When we talk about policy making, it is evaluating the long-term infrastructure projects. The application of concept of time value of money, where all the time value of money का जो ये concept है वो कहाँ apply कर सकते हैं? When we talk about the implicit rate of interest, sir, Vishal sir, I'll just be reading out the points. Examples आप इनको बाद में एक-एक करके explain कर दीजिएगा sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So it can be implicit rate of interest. It can be for the number of periods that it is utilizing it. It can be for the sinking fund. It can be for the capital recovery. It can be for the deferred payments. जैसा पहले फर्स्ट पॉइंट है इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लिसिट रेट क्या होता है, पता है किसी को? अगर मैं पूछूं क्वेश्चन तो कोई बताना चाहेगा? नहीं? स्टार्टिंग रेट एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, मतलब जो भी उसके ऊपर लगता है। हाँ, इम्प्लिसिट रेट ये होता है मैम, जैसे हमें फाइंड आउट करना तो होता है स्टार्टिंग में हम पैसा लगाते हैं। नहीं, इसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं होता स्टार्टिंग में, हमें नॉन नहीं है वो, हमें वो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ₹10,000 टुडे बिकम्स ₹12,100 इन 2 years। हमारे पास अमाउंट है दो, फर्स्ट ईयर 0 का और ईयर 2 का। तो हमें ये बता दिया गया है कि ₹10,000 हमारे 2 साल के बाद 12,100 रह जाएंगे। तो इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। आगे स्लाइड्स आएंगी तो मैं बताऊंगा इसमें कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हमारे इस स्टेटमेंट में हमें ये नहीं पता कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसी चीज को कैलकुलेट करने जो हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो वो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकलता है उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे है। तो मतलब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट अगर एक सिंगल वर्ड में जब बोले जाए मैं जो we never know what is the interest rate that we will be getting it for the amount that we are investing it. जैसे ये समझ सकते हैं इसको कि हम इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दे रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि 10,000 के हमारे 12,100 बन जाएंगे, चाहे वो कहीं और इन्वेस्ट करके बन जाए। तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, वो मतलब वो हो गया इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बट आपको ये पता होता है कि आपका क्या बनेगा, अमाउंट क्या है और आपका हम उस फाइनल जो अर्निंग अमाउंट आपको मिल रहा है वो क्या है। हम उस अर्निंग को इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या बनता है इसका, अगर ये पैसा हम इंटरेस्ट पे देते। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड्स। ऐसे ही हमें नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एट 10% इंटरेस्ट ₹10,000 बिकम्स 13,310 इन 3 years। तो द नंबर ऑफ पीरियड इज 3 years। अब इसमें क्या है, अगर सपोज करें हम 3 years हमें नहीं पता है, अगर हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट बोलते हैं कि एट 10% इंटरेस्ट 10,000 बिकम्स 13,310, तो हम इससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ पीरियड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी दो। एक एग्जांपल में हमारे पास रेट नहीं है, दूसरे में हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में सिंकिंग फंड। First of all, we will understand the meaning of sinking fund. A sinking fund is a series of equal periodic deposits made to accumulate a specific future sum. जैसे कि हमें ये पता है कि हमारा 5 साल के बाद हमें सपोज करो ₹50,000 की नीड है, तो हम एवरी ईयर कितना डिपॉजिट करें अपने फंड में और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी लूज ना हो। तो वो ईयरली जो हमारी मतलब इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स निकालने के लिए उसको भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्या खराब हो रही है इसमें, तुमने देखो नीचे देखो खराब हो गई धनिया। यार मैंने उसको बोला था साफ से पॉलिथीन बांध के जाएगी। मैडम म्यूट कर लीजिए रितु मैम। ठीक है। तो सिंकिंग फंड का पहले तो मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा फंड हम बनाएंगे, हमें इस चीज का आइडिया है कि हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट उसको ईयरली के मतलब इक्वल पीरियोडिक डिपॉजिट्स हम उसमें डालते रहें ताकि हमारा एक एक्यूमुलेट फंड लास्ट में जाके हमें उतना पैसा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म डिपॉजिट्स ₹9,500 एनुअली एट 10% टू एक्यूमुलेट 50,000 इन 5 years। इन सब के न्यूमेरिकल्स आगे स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी इसका मीनिंग है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम सिंकिंग फंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिकवरी। कैपिटल रिकवरी जस्ट लाइक लोन्स EMI। विशाल सर प्लीज एक बार सिंकिंग फंड रिपीट कर दो। सिंकिंग फंड मैम जैसे सपोज करो किसी फर्म को आफ्टर 5 years ₹50,000 की नीड है, ठीक है, तो लास्ट 5th ईयर पे हमारे पास बर्डन ना हो उस चीज का एक हैवी अमाउंट का, तो हम क्या करते हैं हर साल कुछ पीरियोडिक अमाउंट्स एक फंड अलग से बना देते हैं ताकि हर साल हम उसमें एक ईयरली अमाउंट जो इक्वल होता है हमारा वो उसमें डिपॉजिट करते रहें ताकि हमारे ऊपर ईयर एंड पे बर्डन ना आए। तो उस फंड को हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट इज कैपिटल रिकवरी। Capital recovery is the process of determining equal annual payments required to recover an initial investment over the time. ये बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं EMIs निकालने के लिए।
जैसे इसने एग्जांपल लिखा हुआ है 50,000 रुपीज मशीन रिकवर्ड ओवर 5 years एट 10% रिक्वायर्स इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 13,190। सपोज कीजिए किसी बैंक ने हमें 50,000 रुपीज का लोन दिया है, तो वो हमें आफ्टर 5 years उसको रिपे करना है, तो उस पर वो हर साल अपना इंटरेस्ट को लूज कर रहा है। तो वो इस मतलब एक अमाउंट निकालना कि हर साल हम कितना कस्टमर से लें ताकि हमारा 50,000 प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5th year हमारे रिकवर हो जाए। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिकवरी। इसके सबके आगे डिटेल में न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम इसको वहां पे निकालते कैसे हैं वो हम थोड़ी देर में समझते हैं। नेक्स्ट इज डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स आर कैश फ्लोज दैट बिगिन आफ्टर अ स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड। सपोज कीजिए कि मेरे को पेमेंट करनी है बट आफ्टर 2 years करनी है, ठीक है, तो वो डेफर्ड पेमेंट्स। तो आज की डेट में मैं कितना पैसा एक्यूमुलेट करूं कि मैं अपनी डेफर्ड पेमेंट्स को फुलफिल कर सकूं। जैसे इसका एग्जांपल है लोन रीपेमेंट स्टार्टिंग आफ्टर 2 years इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली इज अ डेफर्ड पेमेंट। इसका भी मैंने एक एग्जांपल आगे लिया हुआ है डिटेल में, तो हम फिर उसको वहां पे समझेंगे। The advantages, when we talk about the advantages of time value of money, it helps in rational financial decision making. It provides a basis for comparing the cash flow across time. It is essential for evaluating your investment, and it supports you for the long-term planning. And when we talk about the limitations of time value of money, it assumes the predictable interest area. Inflation and market risk may distort the calculations, requires accurate forecasting of the cash flow, and may oversimplify the real world complexities. So limitations पे for very sure है कई चीजें जो हमें देखनी पड़ेगी कि that today's inflation rate may not be the same maybe after a month or 2, because we quite frequently been seeing it that there is a fluctuation of our interest rate as well. And based on the inflation rate, the market risk is also having a huge impact on it. So ये सारी चीजें when we try calculating it for the time value of money, it might become a limitation for us to have a perfect calculation on the same. Now there is an example for the same. Now next slide is on corporate application of time value of money. So herein we have taken the case of Reliance Jio. In 2016, Reliance Jio Infocom Limited invested approximately rupees 30,000 crore to build a nationwide 4G telecom network before launching its services in India. Before undertaking this large capital investment, the company applied capital budgeting techniques such as net present value and internal rate of return, which are based on the concept of time value of money. Reliance Jio estimated future cash inflows from subscriber revenues over several years and discounted them to present value using the cost of capital. Since the present value of expected cash inflows exceeded the initial investment, that is positive NPV, the project was accepted. This decision clearly demonstrates the future earnings must be evaluated in today's terms, reflecting the time value of money principle. इस केस में हमें ये बता रहे हैं कि जैसे 2016 में रिलायंस ने 4G अपना नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया था, तो उसने वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया? तो ऑब्वियसली हमारे कैपिटल बजटिंग का डिसीजन है क्योंकि लॉन्ग टर्म को इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें एनपीवी और आईआर टेक्निक्स दो को यूज किया गया कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में, जिसका जो बेस है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है। इसमें हमने ये निकाला कि आने वाले टाइम में सब्सक्राइबर रिवेन्यूज टोटल हम कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं रिलायंस जियो, उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हैं विद द यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमारा जो पॉजिटिव एनपी आया तभी हमने उसे इन्वेस्ट किया। तो ये बताता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हम जो हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है वो वहां भी यूज होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल इज ऑफ ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग which is undertaken by Tata Power Company Limited in 2025 and 26, wherein Tata Power Company Limited announced a major capital expenditure plan of rupees 1.25 lakh crores for the duration of financial year 26 to 30, with around 60% directed to renewable energy projects such as solar and wind capacity expansion. Before committing these funds, again this company uses discounted cash flow techniques and NPV techniques to evaluate each project's future cash inflows discounted to present value to ensure expected returns justify the current investment. This reflects the practical application of the time value of money in green finance decisions involving long-term projects. इस केस में भी उन्होंने सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को यूज किया है अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए
तो उन्होंने कैश फ्लोज को, वही फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया, उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आए और उसको अपनी कॉस्टिंग के साथ कंपेयर करके हमने पॉजिटिव एनपीवी अगर आएगा तो अभी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये भी हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एग्जांपल है, ये रीसेंट एग्जांपल है। So when we talk about the key points of the time value of money, there are a couple of things which helps us in calculating it. Those are the formulas that we use it when we have to calculate the time value of money. That could be the present value. When we talk about the present value, it is nothing but the current worth of the future cash flow. When we talk about the future value, it is the value of the current money at the future date. When we talk about discounting, it is bringing the future values back to the present. The fourth one is compounding, that is growing the present money into the future value. Risk and uncertainty is the future cash flows that are not guaranteed. And preferences, people prefer money now over later. The types of time value of money concept जो मैं आपको पहले ही बताया, उसमें से there are 5 types of time value of money concept that we have it. The present value, the value of today of future cash flow. Future value, it is a value in future of the money that has been invested today. Annuities, it is a series of equal payments over the time. Perpetuities, it is infinite series of payment. Discounting and compounding are the core techniques that are being used. Now, we will be doing a comparison table of these concepts of time value of money that we have it. I'll just be giving you the brief of definition and the application, whereas the formula as well as the example will be in depth, explained by Vishal sir. When we talk about the present value, the definition is nothing but the current worth of future money discounted at a rate. The application can be for doing valuing bonds and project cash flows. When we talk about the future value, it is nothing but the value of money at a future date after compounding it. And this application can be done in savings and investments. When we talk about compounding, it is a process of growing money by investing the earnings. The application can be done in bank deposits, reinvested dividends. When we talk about annuities, it is a series of equal payments at regular intervals. The application can be on pension and loan repayment. When we talk about perpetuity, it is an infinite series of equal payments. The application is done in preferred stock dividend. When we talk about discounting, it is bringing the future value back to the present. The application can be done on valuation of project bonds. The net present value, the difference between the present value of inflows and outflows. The application can be done in capital budgeting. Internal rate of return, it is a discount rate at which the net present value is equal to 0. The application can be done on investment comparison. Effective annual rate, the true annual rate of accounting for compounding. This application can be done in comparing the loan rates. When we talk about continuous compounding, it is compounding infinitely often. So the application can be done on advanced finance or derivatives. When we talk about the risk adjustment discount rate, they adjust a discount rate for the risk premium. Here, the application can be done on venture capital and risky projects. When we talk about the inflation adjustments, it is nothing but it differentiates the real versus the nominal rate. And the application can be done on long-term planning. We shall see the formula and the examples to you. Yes, ma'am. आप 18th नंबर स्लाइड से करते हैं स्टार्ट। सर यहाँ तक किसी का कुछ डाउट हो तो फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन से एंटर हो रहे हैं। फिर हाँ विशाल से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे हो ना, तो आप ये स्लाइड्स ग्रुप में भी भेज दें ताकि किसी के पास लैपटॉप है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप पे लार्ज उसमें देख सकता हूँ उसको। ठीक है सर, मैं भेज। फिर हम पोस्ट ये कंप्लीट होने के बाद हम ये पीपीटी कंप्लीटली शेयर कर देंगे सर। ठीक। तो अभी करनी है मैम या बाद में? सर अभी भी कर सकते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द सेम।
कभी तो है ही हमें। क्योंकि प्रैक्टिकल दिख जाएंगे ना उनको, बड़े तो कर भी सकते हैं सर तो सोल्व कभी। यार ठीक है सर, हाँ हम जी अभी सर। शेयर कर देते हैं। क्या बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो दोनों ना हर चीज को। करें स्टार्ट सर, आगे सबकी बात। हाँ करो करो प्लीज करो। Okay. So we will start with discounting technique. First of all, the meaning of discounting technique is it is the process of calculating present value of future cash flows by reducing them at a given rate of return. First of all, we will break it the definition. It is a process. तो ये एक process है। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, इसकी जो हमें फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं उसको हम रिड्यूस करेंगे एट अ गिवन रेट ऑफ रिटर्न। जो भी हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा उसको यूज करके हम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू तक लेकर के आएंगे, यानी कि ईयर 0 तक। तो इसमें एक फॉर्मूला है, डिस्काउंटिंग फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट रेज़्ड टू पावर n। So here PV means present value, FV means future value, R is the discount rate, and n is number of years. So let us try to understand with simple illustration. The question is find the present value of rupees 50,000 receivable after 3 years at 10% discount rate. इसमें हमने क्या करना है? 50,000 हमें 3 साल के बाद मिलेंगे और जो हमारा प्रेजेंट का डिस्काउंट रेट है वो 10% है। डिस्काउंट रेट का मतलब ये होता है कि हमें आज की डेट में 10% अर्निंग करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो अब अगर हमें 50,000 3 साल के बाद मिलेंगे, जबकि आज हमारे पास 10% अगर हमें वो पैसा मिल जाता है तो हम उसको अर्न कर सकते हैं उस पर इंटरेस्ट। तो आज की डेट में हमारी क्या प्रेजेंट वैल्यू रहेगी उस 50,000 रुपए की जो हमें 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, इसके हमारे 2-3 मतलब वेज होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक कैलकुलेटर के थ्रू होता है, एक इसमें मैम 20th स्लाइड दिखाना एक बार। रितु मैम है अभी? हाँ जी। तो एक हमारे पास ये टेबल होती है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की। इसमें हमारे पास जैसे 1%, 2% ऐसे काफ़ी रेट्स ही होते हैं। कुछ रेट्स हमारे पास मिसिंग भी हैं, जैसे 4%, 6, 7%, 9%। तो हमें ये कैलकुलेटर पे निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, हर रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता कई बार। तो पहले हम इसको इसके थ्रू देखते हैं। जो पिछला एग्जाम्पल था 10% डिस्काउंट रेट आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं 20th स्लाइड पर। जैसे 10% इंटरेस्ट पे देखिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पीरियड लिखा हुआ 3, तो आप दोनों को मैच करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर आया वो 0.751 आया है। एक बार सबने देख लियो तो बता दो, फिर समझ आ गया हो ये कैसे देखते हैं इसको। हाँ जी सर। आ गया ना मैम? साथ साथ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो ताकि सब मोटिवेशन रहे बताने वाले को कि सबको समझ आ रहा है। तो हम इस टेबल कैसे यूज करते हैं? And tell me if it is going to be a 12% interest rate and it could be for 5 years, then what could be the amount? What could be that percentage annuity? 0.567। विशाल सर, हाँ आपके लिए नहीं था ये, बाकियों के लिए था। सर पूछ रहे थे तो इसीलिए मैंने इनको दिया। ओके, आप नेक्स्ट पूछिए। नेक्स्ट कैन वी टेक इट एज 15% on 4 years का। $0.567. Wait. 15%, 0.572. Right, that's right. So this is how we will be able to find it out, and usually ये tablets ना बहुत easily available होते हैं। अगर मैथ्स की बुक में देखें ना तो हमारी मैथ्स की बुक में भी हमें ऐसे कुछ मिले होंगे। यस मैम। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू निकालें तो है सबके पास कैलकुलेटर? सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ जी दिनेश जी बोलिए। सर कैलकुलेटर नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम दे सकते हैं विशाल सर की, कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट भी करके दे सकते हैं हमें ना।
हाँ जी सर प्रेजेंट वैल्यू को हम यील्ड टू मैच्योरिटी में निकाल सकते हैं क्या? वाई टाइम यील्ड टू मैच्योरिटी, नहीं, प्रेजेंट yield to वैल्यू maturity का फार्मूला लगा के हम यील्ड टू मैच्योरिटी में निकाल सकते हैं क्या? मैच्योरिटी का पीरियड तो होगा ना आपके पास? हाँ वो एक है क्वेश्चन, आप सोल्व कर देंगे जरा? नहीं नहीं, इसी के थ्रू जो आप समझा रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बस एक छोटा सा लिंक करना है कि वाई टी एम से पी वी ए वैल्यू निकालने के लिए बस आप थोड़ा शेयर मैच कर हो दो एक जाए बार। मेरा। वो तो क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ सर मैं टॉपिक थोड़ा होगा सा। ना मेरे ख्याल, वो तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना मेरे ख्याल आपका, विशाल जी। हाँ जी सर, अभी तो मतलब बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो हम। ओके हाँ, ओके इन्होंने ओके तो बेसिक से स्टार्ट किया है दिनेश जी। अभी ठीक वो है नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे आपके। आप ठीक है जी, काफी एडवांस में चले गए हो। ठीक है सर। जी क्योंकि जी। सर अभी तो हमारी फ्यूचर वैल्यू वगैरह भी नहीं निकली ना, उसमें तो दोनों जरूरत पड़ेगी हमें, प्रेजेंट वैल्यू भी और हाँ फ्यूचर वैल्यू भी, दोनों का पहले ये हमें वही सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट जी करेंगे। जी जी जी। हाँ जी इसमें सर लगेगी 1-2 क्लास अपनी, 2 तो आराम से लग जाएगी। हाँ जी। और इस पे ना टॉपिक भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक आ सकता है आपको, कोई अगर करना चाहे इसके ऊपर केस स्टडी, अच्छा थीसिस निकल के आ सकता है इस पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। चलो करें करें प्लीज। कैलकुलेटर के थ्रू निकालें एक बार हो सभी के पास तो, ताकि हम इसका टेबल का यूज आगे से ना करें, मतलब हमारे लिए इजी हो जाएगा, टेबल ना रेफर करें हम। सभी के पास हो तो कैलकुलेटर। हाँ जी सर। मोबाइल पे भी इसीलिए मैंने वो ना टैबलर जो टेबल था वो मूव करके नेक्स्ट स्लाइड पे कर दिया, सो दैट किसी को वो टेबलर मिलेगा नहीं, एंड इफ दे आर डूइंग इट विद द कैलकुलेटर। हाँ जी मैम, सही। जैसे कि हम एक रेट लेते हैं जो इस टेबल में ही है, पहले हम टेबल से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 8% लेते हैं हम, 8% फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे साथ साथ करना मेरे, 1 डिवाइडेड बाय, जैसे 1 प्लस रेट होता है तो 1 प्लस 8% 1.08 हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 1.08, तो ये हमारा निकल जाएगा ईयर 1 का। इसी को अगर हम दोबारा से इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो ईयर 2 का हमारा फैक्टर निकल जाएगा, और इसको हम दोबारा एक बार प्रेस करेंगे तो वो ईयर 3 का निकल जाएगा। तो जितनी बार हम इसको प्रेस करते जाएंगे वो नेक्स्ट ईयर का हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें मिलता रहेगा। तो आप मैम एक बार टेबल दोबारा दिखा देना ताकि वो परसेंटेज के साथ वेरीफाई कर सकें। आप एक बार 20th स्लाइड दिखा दो इनको। अब आप इसमें जैसे सपोज करो हम 15% का निकालते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो ईयर 1 पे हमारा 0.869, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके आप 0.870 आए, वो अप्रॉक्स में रहती हैं वैल्यूज, वो कुछ है नहीं, तो 0.870। इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे तो 0.756, नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो 0.6575, आगे वो 8 उसने कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे 0.572, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसमें रेट नहीं है, मान लो हमारा 7% नहीं है हमारे इस टेबल में, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करके हम किसी भी ईयर तक जा सकते हैं। तो हम ये इस टेबल का हम मतलब इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हम कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसमें सर कोई किसी को डाउट हो कैसे निकालते तो एक बार वो। नो सर, क्लियर। सबको क्लियर है? If it is clear for all of you, then can we move to the next slide? यस मैम। एक बार 19 नंबर स्लाइड कर देना मैम, वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब जैसे 50,000 था आफ्टर 3 ईयर्स, तो एक बार आप सभी अपने कैलकुलेटर पे करके देखिए, 10% 3 ईयर्स का पहले आप फैक्ट वो निकालिए और फिर 50,000 से मल्टीप्लाई। देखो आपका ये आंसर आ रहा है। हुआ सबका? नो सर। क्या प्रॉब्लम आई है बताओगे एक बार? सर कैलकुलेटर से हमें 1 डिवाइड बाय 1.10 करना था।
और 3 इयर्स करना है ना, तो आपको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा वो। ओके सर, ओके। एक बार दोबारा करो फिर बताना। हाँ जी। आ गया सर, डन। 37565 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लास्ट में इट विल बी 66 है। डन। नीलम सर 0.75131 ये वैल्यू आई थी 3 टाइम्स प्रेस करने के बाद। हाँ जी, उसके बाद हमें 50,000 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ जी, हाँ जी। हो गया सर। तो ये जैसे हमें आपकी वैल्यू आई है 0.751, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर इसको हम इंटरप्रेट करें कि इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो हमें साथ साथ अपना मीनिंग भी समझना है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 1 रुपये को अगर हम डिस्काउंट करते हैं 10% से, यानी कि कोई भी हमें 3 साल के बाद मान लो हमें 1 रुपया मिल रहा है, तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है? तो वो 0.751 रुपीज के इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर हमें इंटरप्रिटेशन भी करनी आनी चाहिए फिगर्स की, तो ये ऐसे है इसका मतलब हमारा। यहाँ तक डाउट हो किसी को? मतलब 1 रुपया अगर हमें ये 3 साल के बाद चाहिए, तो आज हमें हमारे पास 75 पैसे अपने होने चाहिए 10% डिस्काउंट रेट पे। नेक्स्ट करें फिर स्टार्ट। हाँ जी सर। स्लाइड नंबर 21 करना रही तो मैम। ठीक है, वो था अगर हमारे पास इवन कैश फ्लो डिस्काउंटिंग करनी हो हमें, मतलब हमारा हर साल सेम अमाउंट रहने वाला है, बट ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। अलग अलग ईयर्स में हमारे पास अलग अलग अमाउंट हमें रिसीव होते हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर अनइवन कैश फ्लो डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला यही रहेगा, बट हमें हर ईयर के कैश फ्लोज को उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से करना होगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, ईयर 1 पे हमारा कैश फ्लो 10,000 है, ईयर 2 पे 15,000 है, ईयर 3 पर 20,000, ईयर 4 पर 25, ईयर 5 पर 30,000। तो ये आने वाले 5 साल में हमें ये कैश फ्लो रिसीव होने वाले हैं। तो हम अब इस पे एक एक्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सब अलग अलग है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा डिस्काउंट रेट दिया होगा उसको हर साल जो भी इसका फैक्टर तो उसी के प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें वैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ इसमें। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल, ईच ईयर्स अमाउंट इज डिस्काउंटेड सेपरेटली एंड देयर टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द डिस्काउंटेड अमाउंट। जैसे कि ईयर 1 2 to 5 तक हमें सबको उसको एड ऑन करना होगा, तो जब जाके वो हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये मोस्टली हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में इसको यूज करते हैं, क्योंकि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हर साल अलग अलग कैश फ्लोज रिसीव होते हैं। तो उसको डिसीजन लेने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे हमने रियल एग्जांपल्स में देखा था जियो के केस में, टाटा के केस में, तो अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना मैम। या आप एक काम करो, आप 10% तो आपके पास आ ही गया है, तो आप उसको ईयर, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हमारा ईयर 1 का फैक्टर आ गया 0.909। अब इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें यही दिखाया गया है। तो जैसे हम आगे प्रेजेंट करेंगे तो हमारा ईयर 1 पे जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगी वो 9091 रहेगी। ऐसे ही ईयर 2 पे हम जब जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हमारा ईयर 1 का है फिगर। फिर इसको एक बार और प्रेस करेंगे हम, तो वो ईयर 2 की हमारा डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, तो हमारा वो 0.826 आता है। उसको फिर हम उस साल के प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 15,000, तो वो हमारा 12397 आ गया। तो ऐसे करके हमें हर ईयर 1 2 3 4 5 की कैलकुलेशन करनी है, और सारे जितने भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू रहेंगी उन सबको हमने ऐड ऑन करना है, तो वो हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलता है। इस पर मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया हुआ आपके लिए, वो हम करेंगे। बाकी यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो इस वाले कॉन्सेप्ट में। Can we move to the next slide sir, या आपको कोई वो करवाना है इनसे प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल तो मेरे ख्याल हो गया इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं हम। यस, नेक्स्ट इज सेमी एनुअल डिस्काउंटिंग। इसमें क्या होता है, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने किया कि हमारा डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग एक बार ही हो रही है साल में। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 2 मंथली भी हो सकता है।
तो वो कितनी बार उस इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल पर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं 10,000 एट 10%, तो हम ईयर एंड पे ही लेते हैं। अगर हम उसको ये कहें कि ये साल में 2 बार होना है, इस पे लगना है, तो 10,000 6 मंथ्स के लिए लगेगा। फिर जो इंटरेस्ट के साथ एक्यूमुलेट होगा प्रिंसिपल, उसके बाद फिर वो दोबारा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेमी एनुअल डिस्काउंटिंग। क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000 रिसीवेबल आफ्टर 2 years एट 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार। इसका हमारा शॉर्टकट क्या होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिर फॉर्मूला पे आएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे अभी इन्होंने पर एनम में दिया हुआ है, यानी कि पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, बट हमारी सेमी एनुअली कंपाउंडेड होनी है इसमें, तो हम इस रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर क्वार्टरली होना है तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें इस पे देखना होता है। अगर वो हर एवरी 2 मंथ्स कर रहा है तो फिर हमें 6 से उसको डिवाइड करना होगा, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और ईयर्स में हम क्या करते हैं, जितने से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड किया है उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर को, क्योंकि वो हम उसको एक मतलब 1 ईयर के अकॉर्डिंग उसको लेके आना होता है हमें। तो 16% का हमारा इफेक्टिव रेट रह जाएगा 8% और टाइम 2 ईयर्स का हो जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, इसी को हम फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन एम। एम का मतलब यही है कि ये कंपाउंडिंग कितनी बार कर रहा है इसकी। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया 16 डिवाइडेड बाय 2, हेयर एम इज इक्वल टू 2, तो वो 8% हमारा रह जाएगा इफेक्टिवली। और टाइम में जब हम देखते हैं तो एम इंटू एन हो जाता है वो। जैसे 2 ईयर्स है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये इन्होंने फर्स्ट स्टेप देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 60,000 अपॉन 1 प्लस 0.16 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब इसको इफेक्टिवली हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वही निकल के आता है 60,000 अपॉन 1 प्लस 0.08 रेज़ टू द पावर 4। अब हमने सेम वही करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, इसको हम 4 बार प्रेस करेंगे, ये हमारा फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.735। इसको हम 60,000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44,101 की हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें लास्ट में एक कॉन्सेप्ट की समअप किया हुआ है, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर द अमाउंट इज डिस्काउंटेड 4 टाइम्स इन 2 years। अब वो 2 साल में 4 बार उसको वो डिस्काउंट होगा, रिड्यूसिंग द प्रेजेंट वैल्यू फर्दर। जितना हमारा डिस्काउंटेड बढ़ता रहेगा फ्रीक्वेंसी, उतना हमारा प्रेजेंट वैल्यू डाउन होती रहेगी। तो ये सेमी ये एनुअल 60,000 से 1.3636 को डिवाइड किया है हाँ जी सर, ना? तो हाँ, प्रेजेंट ठीक वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 60,000 फ्यूचर वैल्यू है हमारी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। मतलब हाँ, वो गलती से शायद आप मल्टीप्लाई भूल गए, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ तक किसी को कुछ इशू हो तो? इट मीन्स अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है हाफ ईयरली या 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर भी हम जो n है वो भी उसी से मल्टीप्लाई होगा उतने डिजिट से ना। 4 है तो 4, 6 है तो 6, राइट। हमें इसमें 2 फिगर्स को चेंज करना होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को और एक टाइम को। तो किस टाइम कितनी बार हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे डिवाइड होता है, एम जितना भी हमारा एम रहेगा, और टाइम उसको मल्टीप्लाई कर होता है। रेट आधी रह जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। टाइम डबल हो जाएगी सेमी एनुअल। क्वार्टर के Yes, केस में clear, रेट 4 clear, गुना, clear, रेट yes. 1/4 हो जाएगा, तो टाइम जो है 4 गुना हो जाएगा क्वार्टर के लिए। क्लियर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप करोगे मेरे हिसाब से, अभी करने का बेनिफिट है इसका, प्रैक्टिस। Yes, नहीं we नहीं, can ठीक do. कह रहे हो। तो फर्स्ट करते हैं फिर हम। आप मुझे बताओ पहले कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है आपका।
सर 44,745.90। यस मैम, यही है। बाकी सबका आ गया यही। इसका 2.015 ये इसका एनपी का जो कैलकुलेट करते हैं वही आ रहा है ना? 2.01 90,000 अपॉन करके जो आ रहा है, ये कैलकुलेशन करके वैल्यू जो आ रही है टेबल की। $44,077 ये आंसर आ रहा है। एक बार रिपीट करना मैम, क्या आ रहा है? 44,776 हाँ, वो अप्रोक्सीमेट रहेगा। 44,776 अप्रोक्स वही है मैम, यही है अप्रोक्स। वही रहने वाला। पहले क्या कह रहे थे मैम आप? वो एक्चुअली मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा था। कुछ नहीं सर, वो मैं अपॉन की वैल्यू बता रही थी 2.01 कैलकुलेशन करके। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी करो एक बार ट्राई। सर 55,966.15। एक सेकंड मैम, मैं देख रहा हूँ। दोबारा बताना क्या है? 55,966.15। ठीक है, 55,983 अप्रोक्सी आएगा वो। यस सर। दिनेश जी कर रहे हैं? यस सर। थर्ड का बताओगे आप, क्या आंसर आया है थर्ड का आपका, अगर आप कर रहे हो तो? सिक्स 7,209 थर्ड का आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। बाकी भी देख लो एक बार करके, थर्ड या सेकंड, जिसका सेकंड ना हो तो वो बता दो।
Vishal sir, when we have to move to the next slide, please inform me so that I'll move to the next slide. ओके मैम, ये बता देंगे एक दिन का हो गया हो तीनों क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ वही सर, अभी तो ये लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, so you can let me know once I have to move to the next slide sir. ओके मैम, ओके श्योर। मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। सर 67209 ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, यस मैम। मतलब हाँ जी सर। 100-200 रुपये ऊपर नीचे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना विशाल जी? हाँ जी, हाँ जी सर। अब 25 स्लाइड्स एक बार ओपन करेंगे रितु मैम? सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं सबको, जैसे पहले कैलकुलेट कर ले हम 12,000, 18, 25, 20, 15 और उसके बाद 1/1.105 टाइम्स अगर हम कैलकुलेट करके उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 90,000 तो भी सेम आंसर आ जाएगा। नहीं, तब कैसे सेम आएगा? हर अमाउंट अलग अलग है ना, इसलिए तो वो अनइवन कैश फ्लो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। नहीं ऐसे तो तो मैंने अलग अलग करा, मैंने कहा अगर हम ऐसे करें सेम कर रहे हैं तो उससे हमारा आंसर आ रहा है 6, मतलब अलग अलग करते हैं 12,000 को अलग करेंगे 18 को अलग, तो हमारा आंसर आ रहा है 67209। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो जाएगा या नहीं होगा? तब अगर कैलकुलेट हम इकट्ठा करते हैं 12, 18, 25, 20 और 15 इनका जैसे करके, और उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड बाय 1.10 से, तो हो सकता है ये या नहीं होगा? नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा मैम। आप इक्वेशन बनाने का क्या है, जैसे 12,000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 18,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, ऐसे कह रहे हो? नहीं सर नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही। जैसे आपने जो तरीका बताया था उससे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन बाय चांस अगर हम सेकंड वेरीफाई के लिए करते हैं तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 25 प्लस 20 और प्लस 15 करके, और उसका अगर हम 1/1.10 करके और उसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उससे हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं आएगा ना मैम, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है। नहीं आएगा है ना, क्योंकि सबका अमाउंट अलग अलग है हमारा। सबका अमाउंट अलग है। हाँ, क्योंकि मैं वही वेरीफाई कर रही थी कि उससे हो सकता है क्या। वो तो मैम जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, या हम इसको जैसे हाँ जी सर, हाँ जी है फर्स्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट, अगर हम इस पे भी अगर लगाए तो अलग से। नहीं वो नहीं होगा, ये अनइवन का केस है मैम। हाँ जी। तो भावना मैम हो गया? यस सर, अप्रोक्सीमेशन अलग अलग आया है। हाँ जी। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे फिर रितु मैम है। तो ये सब हमारे आंसर थे इसमें तीनों के, आप चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, कंपाउंडिंग टेक्निक्स। Compounding techniques refers to methods of calculating future value where interest is added to principal periodically, so interest earns further interest over time. इसमें क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट अमाउंट है और हमें ये देखना है कि फ्यूचर में जाके इसकी क्या वैल्यू रहेगी। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, हमारे पास फ्यूचर का अमाउंट है और उसको हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना होता है। तो ये उसका रिवर्स टेक्निक है, कंपाउंडिंग टेक्निक।
और इसका जो जर्नल कंपाउंडिंग फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। उसमें डिवाइड हो रहा था क्योंकि उसको हम डिस्काउंट कर रहे थे। इसमें मल्टीप्लिकेशन रहेगी क्योंकि इसमें हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। सो P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन M रेज़ टू द पावर M बाय N। ठीक है, वही P से प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, M इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। अगर 1 है तो 1 फिर सीधा R ही आ जाएगा। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर। तो इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। 27 नंबर स्लाइड। बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन है ये। If rupees 10,000 is invested at 10% annually for 2 years, that is annual compounding. So year 1 कैलकुलेशन क्या रहेगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट। अब रेट कैसे होगा इसका पहले आप देख लो, फिर मैं रेट निकालना बताता हूँ आपको। 10,000 इंटू 1.1 इक्वल टू 11,000। नेक्स्ट ईयर interest will be calculated on rupees 11,000 because it includes interest also. So it will become 12,100. So future value will be 12,100. Okay. Next slide, 28. तो मैम 28 स्लाइड। तो उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसमें कंपाउंड वैल्यू। सेम अपना कैलकुलेटर ले लीजिए आप। अब इसमें सपोज कीजिए हमने 5% का निकालना है, तो वही 1 उसमें हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 प्लस 5% करके 1.05 इसका हमारा ईयर 1 का हो जाएगा। अब हर साल हमने इसको इसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो ये सेकंड ईयर का निकल के आ जाएगा 1.10। अब टेबल भी देखते रहिए साथ साथ और अपने कैलकुलेटर की फिगर भी। नेक्स्ट थर्ड ईयर का हमने निकालना है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 1.05, 1.157। टेबल में 1.158, वो राउंड ऑफ कर लिया उन्होंने। नेक्स्ट इज फोर्थ की 1.05 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.216। तो आप ये किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकाल सकते हो। उसमें हम डिवाइड करते थे, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है इस चीज को। तो यहाँ तक किसी को इश्यू हो रेट्स निकालने में? अब बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी ट्राई कर सकते हो 1 मिनट लेके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। 1 minute, sir, 1 minute. ओके। Sir, could you please like repeat how this is coming? 1% for 1 year. On calculator, if I have to calculate this figure 1.010, how was it? ओके मैम, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे हमने ईयर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ईयर एंड पे वो अगर हम 1 रुपी को इन्वेस्ट करते हैं तो ईयर एंड पे हमें कितना रुपीज हमें मिलेगा, तो 1 प्लस 5% एड ऑन हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ईयर एंड यानी कि Y1 पर हमारा जो वैल्यू रहेगी वो 1.05 रहेगी। आप इसको टेबल में भी देखते रहिए साथ साथ। अब इसी अमाउंट को 1 रुपीज 5 पैसे को अगर हम दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं फॉर सेकंड ईयर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5% पे, तो ईयर पे हमारी वो फिगर कितनी हो जाएगी? तो अगेन 5% का उसमें एड ऑन रहेगा। तो आप इसी फिगर को 1.05 को अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमारी जो फिगर आएगी वो 1.1025। उन्होंने उसको मल्टीप्लाई अगेन किससे करना है? सेम 1.05, 1 प्लस 5% का जो हमारी स्टार्टिंग में जो हम फिगर लेके चले थे वही हमने रिपीट करनी है हर साल 1.05। फॉर एग्जांपल हमने 8%। हाँ जी, 1.05 को 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। यस, 1.10। ठीक है ना? ओके, सेम उसमें बस फायदा ही हो रहा था, हम बार बार इज इक्वल टू वो अपने आप उसको बार बार उसको टाइप करने की नीड नहीं थी उसमें। हाँ। ठीक है, आप और करके देख लीजिए, 12% का निकाल के देख लो एक बार आप, 1 मिनट लगा के। 1 मिनट। वन 12% का, ठीक है सर। ओके ओके, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट कैलकुलेट करने में? नो सर, क्लियर। ओके, क्लियर।
27 नंबर स्लाइड दी तो मैम एक बार दिखाओगे? ये तो मैंने 27 स्लाइड। चलो उसका मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप एक बार ऐसे नोट कर लीजिए। उसमें था इफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% एनुअली फॉर 2 ईयर्स, तो आप इसको कैलकुलेटर पे निकालिए। हमारा 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है और हमने उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया फॉर 2 ईयर्स। इसकी हमने कंपाउंडिंग करनी है ईयर 2 के लिए। तो एक बार आप हमने जैसे बताया ना, ये इसको कैलकुलेट करके देखिए। 10% फॉर 2 ईयर्स का आप निकालिए फिगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई। $12,100 आएगा सर। यस मैम। ओके। तो इससे क्या होता है, जब हम इसको कैलकुलेटर पे निकालना सीख लेते हैं तो यस हमें सर 12100। यस मैम। तो मैं ये कह रहा था, इसमें कैलकुलेटर से हमें आना चाहिए निकालना, तो हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता फिर ये टेबल्स पर। तो हम किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 का मान लो निकालना आ गया, तो 7.5 तो टेबल पे नहीं होगा फिर, तो उसको फिर हम 1.075 ले लेंगे उसको। तो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, तो हमें कैलकुलेटर पे आना चाहिए, मतलब हमें फिर टेबल पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट है आपका, अगर हमने डिस्काउंटिंग करनी है तो वो हमें डिवाइड करना होगा, और कंपाउंडिंग में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ये बेसिक्स हैं आज तो। स्लाइड 29 नंबर स्लाइड। मेरी तो मैम है नहीं, वैसे किसी को डाउट हो अभी तक जितना करवाया, फिर हम धीरे धीरे एडवांस। क्लियर सर। ओके सर, लगता है रितु मैम एक्टिव नहीं है अभी, लास्ट के 4-5 मिनट। ऐसे लग रहे हैं। हाँ जी सर। आ आपके गए, पास नहीं है? आ गए मैम, आ गए, आ गए। एक्चुअली सर थोड़ा सा हैंग हो रखा है लैपटॉप, तो इस वजह से ना वो स्लाइड शिफ्ट होने में टाइम ले रहा है। ओके ओके मैम, नो इशू। दो नेक्स्ट कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें अब, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹40,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 3 ईयर्स। तो फॉर्मूला हियर इज, सेमी एनुअल मींस 2 टाइम्स इन अ ईयर, जैसे हमने पहले किया है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन, इसमें रहेगा क्योंकि डिवाइड तो रहेगा नहीं इसमें, तो इसमें 1 + R/M। वही कंपाउंडिंग में हम रेट को हाफ कर देंगे सेमी एनुअली में, और टाइम को 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो आप एक बार इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखिए फॉर्मूले में, या जो जैसे मैंने आपको बताया, रेट हाफ हो जाएगा और टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसका एक आंसर बताना मुझे क्या आएगा आप लोगों का। 40,000 प्रिंसिपल है, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पर एनम 10% है, और टाइम हमारा इसमें 3 ईयर्स है, बट हमारा ये सेमी एनुअली कंपाउंडिंग में जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब फ्यूचर वैल्यू एक बार आप ये कैलकुलेट करो। Can we move to next slide, sir? नहीं मैम, अभी ये कैलकुलेट कर रहे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे कैलकुलेशन ही है फिर हमारी। ठीक है सर। ओके ओके।
सर 48620। नहीं मैम ये नहीं है अभी, थोड़ा और देखो कहाँ एरर हुआ है। 53603 आएगा मेरे को 0.82। क्या कह रहे हो सर, मैंने सुना नहीं आपका, क्या बोल रहे हो? 53603.82। यस सर यही आंसर है 53604। देखो आप एक बार कैलकुलेट करके, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड कैलकुलेशन की ही है। डॉक्टर मुकेश सर, और एक बात ही, हमें लगता नहीं कि इस 2 घंटे में पूरा होगा। वी माइट हैव टू संडे आल्सो। हाँ सर हो और जाएगा, Saturday। नेक्स्ट सैटरडे को कर लेंगे इसको कंप्लीट। हाँ जी, बिकॉज हमारी ना क्लोज टू अराउंड अबाउट ऑलमोस्ट आधी स्लाइड और रहती है इसके बाद में ना। इसके साथ के ना आप कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन विशाल से प्रैक्टिकल ग्रुप में डाल देना इनको ना टॉपिक। ओके डन डन डन, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं बिकॉज इसके इवनिंग बाद तक डाल ये दूंगा। हमारा और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स और थियोरेटिकल टॉपिक्स रहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, और फिर उसके बाद हमने कुछ रिसर्च टॉपिक्स भी निकाले हैं। हाँ इसके ऊपर अगर इनका कमांड हो गई ना तो ये एक हमारा रिसर्च पेपर भी बन सकता है इसके ऊपर एक थीसिस तो हो ही जाएंगे, लेकिन डाले भी रिसर्च ताकि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं टॉपिक, तो हमने वो कुछ रिसर्च के टॉपिक्स के सेग्रीगेट करके डाले हुए लास्ट स्लाइड में। ठीक जिसपे अगर टीम चाहे तो वो डिस्कस भी कर सकते हैं। स्लाइड तो हमने ऑलरेडी पीपीटी शेयर कर रखी है, तो अगर टीम थोड़ा बहुत होमवर्क करके आ जाए उन रिसर्च टॉपिक्स पे, तो वो भी फर्दर डिस्कशन के लिए अच्छा बन सकता है सर। हो गया विशाल कैलकुलेशन? सर पता नहीं मैं पता नहीं कहाँ पे मेरी एरर हो रही है, यही आंसर मेरा रिपीट आ रहा है 4862। ओके मैं आप नेक्स्ट स्लाइड 1.05। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है 59 समथिंग। सर 10% जो हमें गिवन था इसका हमने हाफ कर लिया, 5% हो गया। यस मैम। सो हम इसे 1.05 ले सकते हैं। 1.05 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। 4 क्यों किया मैम, 4 क्यों किया वो बताओ? क्योंकि टाइम 2 टाइम्स गिवन था ना, ओके 2 ईयर था, तो आई थिंक उसमें मैंने मल्टीप्लाई 2 करा तो 4 टाइम्स हुआ। नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है करो, ओरिजिनल टाइम कितना दिया हुआ है? ओरिजिनल टाइम शायद 2 इयर्स था। नहीं आपने क्वेश्चन नहीं फिर ध्यान से पढ़ा। 3 years। ओह तो वो 6 टाइम्स होगा उसमें कंपाउंड। हाँ जी सर, वो मैंने 2 टाइम्स मैंने 2 इयर्स के अकॉर्डिंग कर दिया ये वाला, और वहाँ गिवन 3 इयर्स था, तो हम 6 टाइम्स करेंगे फिर तो मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो अपनी जो 30th नंबर स्लाइड है उस पर कैलकुलेशन है, एक बार तो मैम वो दिखा दीजिए आप। आपने वो 4 पिछले वाला ही ले लिया, वो आपके माइंड में वही था पुराना क्वेश्चन, इसमें 3 इयर्स मेंशन था क्वेश्चन में। सर मैं ये कह रहा था 10:30 पे वो नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया हमारा बैच के लिए। हाँ बस आज इतना ही कर लेते हैं ना। हाँ जी बाकी 30th स्लाइड पे इसका सोल्यूशन है, देखना हो तो आप शेयर कर दिए हमने, अब वो देख सकते हो। अभी नेक्स्ट आई ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म्ड विशाल सर कि ये नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में भी जाएगा। हाँ जी और 10 से 15 से थोड़ा बहुत अगर हम वॉकिंग करके आएंगे तो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। हाँ विशाल सर 10 से 15 क्वेश्चन ना वर्ड की फाइल में डालना, अगर रियल लाइफ से रिलेटेड हो ना प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। आप देख लेना अपने हिसाब से। हाँ जी डाल दूंगा, मैं इवनिंग तक डाल दूंगा, अभी क्लासेस हैं सर शाम तो 4 बजे हाँ, तक। कोई बात ओके सर फिर मैं लीव कर जाऊँ सर? विशाल सर थैंक यू, हो गया 53,603। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है विशाल सर ने, रितु मैडम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, वेरी गुड।
Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ। Yes, sir. Nice, easy understand or all clear. भावना मैम बात करना अभी मेरे से आप, है ना? Okay, sir. थैंक यू विशाल सर, रितु मैम एंड थैंक यू सर। Welcome, ma'am. Okay, sir. Leave Karan. Okay, sir. Now I'm leaving the class. बता देगी रोटी तू शेक दिया बता देगी ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ क्लास ओवर हो गई दूसरी क्लास ला दी